यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं, हमारे पार्टी के हल्का प्रधान बंधु भाई जिनकी तारीफ करने काफी हमने सुना, हमारे ट्रेड मीट की पूरी टीम, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई इतने शानदार और क्वालिटेटिव डिस्कशन के लिए। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और इतने क्वालिटेटिव डिस्कशन के प्लेटफॉर्म मिले बिना पंजाब का विकास नहीं हो सकता। इतने धैर्य के साथ आप सबने अपनी बात रखी और जब आप बात कर रहे थे तो बहुत ही धैर्य के साथ सब लोगों ने सुना। आगे से पीछे तक मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप सबने जो बात रखी उसमें कहीं ना कहीं पंजाब का साझा दर्द है। मैं पिछले 3-4 दिन से पंजाब के अलग अलग शहरों में व्यापारियों के साथ संवाद कर रहा हूँ और उसमें हर जगह लगभग यही बात निकल के आ रही है। और अच्छी चीज ये है कि आप लोग जब पंजाब के दर्द को या नवा शहर के दर्द को या अपने व्यक्तिगत बिजनेस के किसी दर्द को रख रहे हैं तो खाली दर्द को नहीं रख रहे, समाधान भी आपको पता है, उसका इलाज क्या है और कैसे होगा वो भी सबको पता है, आपको पता है। पर जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है हरदेव सिंह जी ने कही कि भाई फोटो वाले थोड़ी देर हो जाओ, देखते भी नहीं होगा। हरदेव सिंह जी ने कही कि इस समाधान को लाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, वो पार्टी चाहिए जिसमें थोड़ा दम हो कि ये करके दिखाए। समाधान तो है, आपने समस्या रखी है तो समाधान भी आपने बताया कि क्या है। आपने से लगभग हर व्यक्ति ने समाधान बताया है और उस समाधान को करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और वो पॉलिटिकल विल आती है ईमानदारी की राजनीति से। वो पॉलिटिकल विल आती है तब जब आदमी यहाँ चुनाव लड़ने आए या चुनाव कराने आए तो उसे इस बात की चिंता न हो कि यार यहाँ चुनाव जीते तो यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे। उसको ये चिंता होनी चाहिए कि देखो पैसे तो मिल जाएंगे, काम नहीं करना है। ये पॉलिटिकल विल होती है। हरदेव सिंह जी ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज आम आदमी पार्टी उस पॉलिटिकल विल को लेके पंजाब में है और जब पॉलिटिकल विल को लेके आई है तो कोई हवा में नहीं बात कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के तमाम पंजाब के केंद्रीय के लीडर, हमारे हल्का के इंचार्ज, हमारे कार्यकर्ता पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल है। दिल्ली वालों ने आजमा के देख लिया पॉलिटिकल विल, दिल्ली वालों की पसंद पे खरीद ली है और इतनी शानदार खरीद ली है कि उसके बाद से 3 बार से दिल्ली वाले लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना हो गया। यहां भी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए रॉकेट साइंस नहीं है। जब से इंसानियत का इतिहास चला हुआ तब से शहर बनते रहे हैं, एक शहर आगे बढ़ता रहा है, एक पीछे होता रहा है। हर 2-4 साल, 6 साल, 20, 50, 100 साल, 1000 साल में एक सभ्यता आगे है, एक पीछे आई है। चेंज पॉसिबल है, लेकिन चेंज पॉसिबल करने के लिए जो ईमानदारी राजनीति चाहिए और जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो लाना अब आपके हाथ में है, आपके मुंह से आएगा। दिल्ली से चलके आम आदमी पार्टी की राजनीति पंजाब के दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन उस पॉलिटिकल विल को, आम आदमी पार्टी की उस राजनीति को सरकार में बिठाने की ताकत, उसकी चाबी आपके हाथ में है। वोट आपको दबाना है, वोट का बटन आपको दबाना है, उसको लाना है। दिल्ली में करके दिखाया आपने, जितनी बातें की सर, राजेश भाई ने बोला, बाद में अपने पिंकी चोपड़ा जी ने भी बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यापारी व्यापार करना चाहता है, मेहनत से काम करना चाहता है, आगे तरक्की करना चाहता है। सबको पता है कि व्यापारी की तरक्की से नौकरियां निकलेंगी, व्यापारी की तरक्की से सरकार की भी तरक्की है। उसके बावजूद पॉलिटिकल इंटरवेंशन और इंस्पेक्टर की इंटरवेंशन रुकती नहीं है। दिल्ली में मुझे आप पूछो कि दिल्ली में व्यापारी
पूछा यहाँ से व्यापारियों के लिए क्या करोगे, तो अगर मुझसे एक लाइन का जवाब चाहिए सर, व्यापारियों के लिए सबसे पहली चीज तो ये करेंगे कि व्यापारी की जिंदगी में पॉलिटिकल इंस्पेक्टर का इंटरवेंशन बंद कर देंगे। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में दिल्ली में कर दिया, पंजाब में करके दिखा देंगे। व्यापारी को सबसे पहले मतलब डेवलपमेंट भी चाहिए, एरिया का फैसिलिटीज भी चाहिए, सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, पर मैं जानता हूं, दिल्ली के अनुभव से जानता हूं और आप सब लोगों की बात में भी आई निकल के कि भाई सबसे पहले तो ये इंटरवेंशन बंद करो। ये जो नेता कुछ चाहते रहते हैं कि हमारे पार्टी को चंदा दे दो, ये जो इंस्पेक्टर चाहने लगता है कि जी सरकार को टैक्स दो मत दो, हमको चंदा दे दो, ये बंद करना। और आज मैं गारंटी दे के जा रहा हूं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 2.5 महीने है, लगभग 2.5-3 महीने, 2.5-3 महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी महकमों को सबसे पहला आदेश दिया जाएगा कि कोई भी इंस्पेक्टर, वो चाहे जीएसटी का हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स का हो, लेबर डिपार्टमेंट का हो, फायर डिपार्टमेंट का हो, कहीं रेड डालने नहीं जाएगा। कोई भी इंस्पेक्टर कहीं रेड डालने नहीं जाएगा। आप कहते हैं 3 महीने बाद सरकार बनने के बाद नहीं, आप इस सारे का वक्त पता नहीं आएगा। और ये दिल्ली में क्या था, आज दिल्ली का व्यापारी जब अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं तो व्यापारी भी वोट दे रहा है, झुग्गी वाला भी दे रहा है, सामान्य नौकरी वाला दे रहा है, तभी तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और इतने प्रचंड बहुमत से बने। आज दिल्ली का व्यापारी अरविंद केजरीवाल से प्यार इसलिए कर रहा है क्योंकि 2015 में जब पहली बार सरकार बनी, जब फुल फ्लेज पहली सरकार बनी, तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने पहला आदेश सरकारी विभागों को ये दिया। वो पहले हमारे साथ बैठे अपने मंत्रियों के साथ में, बोले यार ये विकास करना है, दिल्ली का स्कूल अच्छे करने हैं, वेलफेयर की ये स्कीम चलानी है, सड़कें अच्छी करनी है, पुल बढ़िया बनाने हैं, सिग्नेचर ब्रिज का बनाते हैं, सिग्नेचर ब्रिज भी पूरा करना है, हॉस्पिटल अच्छे बनाने हैं, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग फाइनेंस को समझने वाले लोग हैं, 2015 में दिल्ली सरकार का बजट होता था कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए, और 30,000 करोड़ रुपए से 24,000 करोड़ तो तनख्वाह के होते थे और बाकी के 5-6 हजार करोड़ रुपए पुराने सिस्टम से जो कोई सड़क चली आ रही है, मतलब पेंडिंग पेमेंट्स, ऑनगोइंग वर्क्स। अब हम जब बजट लेके बैठे तो हमको समझ नहीं आया यार, इतने सारे सपने देख के आए सरकार में, कैसे काम करेंगे? सीएम साहब को टैक्सेशन भी समझ में आता था और सीएम साहब को आम आदमी का दर्द भी समझ में आता था। उन्होंने एक ही चीज कही, बोले पहले टैक्स देने वालों से बात करेंगे, पहले व्यापारियों से बात करेंगे। जैसे आज यहाँ पे सारी एसोसिएशन बैठी है ना, अलग-अलग सेक्टर के व्यापारी बैठे हैं। दिल्ली में सीएम साहब की एडवाइजरी कमेटीज बनी हुई है, ऐसे ही अलग-अलग व्यापारियों की, अलग-अलग सेक्टर्स की। अब आजकल वो जीएसटी में एडवाइस देती है, पहले शुरू में बैठ के शुरू किया था। तो व्यापारियों के अलग-अलग सेक्टर के साथ बैठे, तो व्यापारियों ने 3 मांगे रखी सर के सामने। बोले जी पहली तो दिक्कत है रेट राज, इसको बंद करो, क्योंकि आपका इंस्पेक्टर जब हमारी दुकान में आता है और वो नोटिस लेके आता है 15 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस, तो सर यकीन मानिए वो सरकार के लिए पैसा मांगने नहीं आता, वो चाहता है कि 15 लाख के नोटिस के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मिल जाए तो सरकार के 15 लाख भाग लगे। और हमारे ऊपर वो 15 लाख होते नहीं है, वो 15 लाख का नोटिस भी फर्जी होता है। बोले हमें भी दुखी करता है, सरकार को भी दुखी करता है, खुद 1 लाख रुपए लेके चला जाता है। बोले इंस्पेक्टर राज बंद करो। दूसरा उन्होंने कहा, तो पहला था जब इंस्पेक्टर राज बंद करने के लिए कहा तो सर ने एकदम आदेश दे दिया कि कोई भी इंस्पेक्टर बिना फैक्ट चेक कराए ऊपर से और बिना पूरा एनालिसिस किए ऐसे ही किसी भी दिन सरकारी दफ्तर में बैठे बैठे उठ के आज दुकान पे चले गए, कल उस दुकान पे चले गए, परसों उस दुकान पे चले गए, रेड डालने नहीं जाएगा, रेड बंद, 0 रेड। तो पहला तो ये रेड लागू कर दिया, उससे दिल्ली का व्यापारी बहुत। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री है, व्यापार है, ट्रेडर है, सबको बिजली चाहिए। बोले जी 24 घंटे बिजली नहीं आती, दिल्ली में देश की राजधानी होने के बावजूद 7-8 घंटे पावर कट रखते हैं, हमको जनरेटर रेडियो चलाना पड़ता है, उसका खर्चा अलग है, परेशानी अलग है। बोले जी 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। अब केजरीवाल जी कोई एक्सपर्ट थे नहीं बिजली के, हमारे जो पावर मिनिस्टर थे, भाई 2 मिनट थोड़ा सा शांत रहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं सोच रहा था, मुझे लगा मैं इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, आपको लगा आप बेकार की बात कर रहे हो, अपनी मीटिंग लगाने लगे, ऐसे होता है। एक ही मीटिंग चलाओ, नहीं इंटरेस्ट है तो बाहर बैठ सकते हैं।
केजरीवाल जी तो बिजली के एक्सपर्ट थे, लेकिन बिजली के एक्सपर्ट मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे, खूब सारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा की, खूब इंजीनियर्स के साथ चर्चा की। इंजीनियर्स को पता था काम कैसे होगा, एक्सपर्ट्स को पता था काम कैसे होगा। सड़क पे खड़े हुए जाके, फील्ड में खड़े हुए जाके, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि ये टैक्स के रेट में बड़ी गड़बड़ है। बैंक का जमाना था उसमें, बोले टैक्स के रेट ज्यादा है। कोई आदमी हमारे पास में 100 रुपए की चीज खरीदने आता है, हम उसको कहते हैं भाई 18%, 12%, 15% जो भी है कि 100 रुपए की चीज आपको 118 में मिलेगी, बिल लो दो। वो पहले तो खुद ही कहता है कि बिना बिल के दे दो। मान लो हम कहते हैं भाई बिना बिल के नहीं देंगे, तो उसको पड़ोस में कोई मिल जाएगा बिना बिल के देने वाला, तो हमारा तो अंदाज नीचे आ जाता है बिल और ना बिल के चक्कर में। और ऊपर से ज्यादा है। व्यापारियों ने समझाया सबको कि जी 118 की जगह अगर आप उसको 5% टैक्स करोगे 105 रुपए में, 100 रुपए की चीज लीगल तरीके से 118 में खरीदने वाले कम होंगे, 100 रुपए की चीज को लीगल तरीके से 105 रुपए में खरीदने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, और हम भी थोड़ा सा एफोर्ड कर सकते हैं। बात सही थी। अंग्रेजी में पढ़ा सुना, टैक्सेशन में भी सुना है, लेसर द टैक्स मोर द कंप्लायंस, लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। इसको प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। सीएम साहब ने कहा भाई करो, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस को कहा करो टैक्स रेट कम करो, तो सारे लोग काउंटर आ गए, नहीं सर आपको लोग पाइए 24,000 करोड़ तनख्वाह मिलनी चाहिए, पुरानी देनदारियां हैं सर, कंगाल हो जाएगी सरकार, हो ही नहीं सकता सर, मुश्किल हो जाएगा, तनख्वाह भी लाने पड़ जाएंगे। पर सीएम साहब भी सीएम साहब है, उनको तो बात समझ में आ रही थी, बोले करना तो है। फिर इंडस्ट्री के साथ में बात हुई, व्यापारियों के साथ बात हुई। व्यापारियों ने कहा सर पहले एक चीज पे करके देख लो 2015 में पहले बजट। तो 2015 के पहले बजट में इतिहास गवाह है, आप बजट स्पीच उठा के देख सकते हैं, उस वक्त की बजट स्पीच यूट्यूब पे मिल जाएंगी। 2015 के पहले बजट में टिम्बर पर टैक्स 12.5% से घटा के 5% कर दिया। अब कन्वेंशनल टैक्स प्रैक्टिशनर्स की माने जो अफसर है उनकी, तो 12% का टैक्स 5% हो गया, तो आधे से कम हो जाना चाहिए था कलेक्शन। लेकिन अगले साल टिम्बर सेक्टर से कलेक्शन 1% पिछले साल के मुकाबले एक्स्ट्रा टैक्स ज्यादा है, यानी कि सब कुछ लीगल भी हुआ, टैक्स देने वाले बढ़ गए, ट्रेड तो हुआ। इससे उत्साहित होकर हमने अगले साल 44 आइटम्स पे व्यापारियों के सुझाव पे टैक्स एक झटके में 12% से 5% कर दिया। सारे व्यापारी कुछ बोले थे, इसके लिए हमें मंत्रियों के कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, चंदा देना पड़ता था, तब एक सेक्टर के लिए कोई तैयार होता था, 1% के लिए आपने सारी चीजों में 12% से 5% कर दिया। और यकीन मानिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, डेटा फैक्ट सारी चीजें सबूत के साथ है, हिस्ट्री है, तो मैं कोई अपनी तरफ से बच नहीं कर सकता। दिल्ली में जो बजट 2005 में 30,000 करोड़ का होता था, 5 साल पूरे होते होते इस सरकार के 2019 का जब मैंने बजट पेश किया तो वो 60,000 करोड़ हो गया। उसमें 24,000 करोड़ से बढ़ के तनख्वाहें भी 32,000 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन आप सोचिए कि सरकार को काम करने के लिए कितना पैसा मिल गया, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़कों के लिए, दवाइयों के लिए, जितनी स्कीम सीएम आप सोच सकते थे सबके लिए पैसा मिलता चला है, नई मशीनें, हर चीज के। तो आप व्यापारियों के साथ मिलके काम करेंगे। कई सभाओं में लोग कहते हैं कि आप अभी मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे मुझसे इतने लाख करोड़ का कर्जा है साहब, अगर नेता अपनी जेब भरने में लगा रहेगा, सरकारी खजाने में चूल्हा लगाता रहेगा, तो उसका कर्जा तो राज्य सरकार पे होगा। ईमानदार सरकार आएगी तो व्यापारियों का भी फायदा होगा और सरकार का खजाना बढ़ेगा। टैक्स रेट कम करके, रेट राज बंद करके दिल्ली ने करके दिखा दिया कि आप व्यापारियों के साथ खड़े हो, व्यापार भी आगे बढ़ता है, नौकरियां भी आगे बढ़ती है, और ये भी चीज आगे। व्यापारियों ने कई और सुझाव दिए, उसमें सबसे बड़ा सुझाव था कि ये सर्टिफिकेट बहुत मांगती है सरकार। हम कुछ भी नया लाइसेंस देने जाए, कुछ एक्सपेंशन करने जाए, कुछ भी चीज करने जाए, हमें तो पहले सरकार के दफ्तर में जाकर पहले कुछ कागज बनवाने पड़ते हैं, उन कागजों के बेस पे अप्लाई करना पड़ता है, या समय समय में कंप्लायंस होती है। अभी कल की मीटिंग थी वहां पे करतारपुर में, किसी व्यापारी ने बड़ा अच्छा कहा, बोला 65% समय साल में एक व्यक्ति का, हमारे किसी कर्मचारी का या दुकान के मालिक का सरकारी सिस्टम को फॉलो करने में होता है।
65% एक आदमी। तो सीएम साहब के सामने बात रखी गई कि साहब बहुत समय लगता है। उन्होंने स्टडी किया, कराया सारा स्टडी, 454 तरीके के सर्टिफिकेट एफिडेविट एक झटके में गायब कर दिए। बोले नहीं चाहिए, व्यापारी को बोलो, आम आदमी को बोलो, खुद साइन करे, सेल्फ सर्टिफाइड करे। क्या समझिए, फर्जी सर्टिफिकेट मांगे जाते थे। अब मेरा नाम मनीष सिसोदिया है, मेरा फलाना एड्रेस है, मेरे को सरकारी कागज में कहीं किसी फॉर्म में लिखना है तो बोलेंगे एफिडेविट लेके आओ। मेरे सिग्नेचर को नहीं मानेंगे, बोलेंगे एफिडेविट लेके आओ। एफिडेविट कहां से मिलेगा? उसके लिए मेरे को एक दिन लगा के कचहरी जाना पड़ेगा, वहां किसी कोर्ट कचहरी से एक टोकन वाला पड़ेगा, वहां से वो लीगल फीस उसकी होती है 100 रुपए। 100 रुपए में मेरा एड्रेस तो ठीक हो जाता है। अब उसके बाद में चाहे नवाज शहर का एड्रेस लिखवा दो, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एफिडेविट लगाओ। मतलब मैं वहां हूं, मैं खड़ा हूं लाइन में, उसको नहीं मानेंगे, बोले थे एफिडेविट दे दो। एफिडेविट 100 रुपए में देके आ जाओ, सारी चीज सच हो जाती है। मेरा नाम अटक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का नाम से एफिडेविट दे दो, करते रहते हो। इस तरह के 454 नॉट नीडेड अननेसेसरी कंप्लायंस बना रखे थे। लिफ्ट से लेके, दुकान खोलने से लेके, लाइसेंस से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, बहुत सारी चीजों में 454 तरह की कंप्लायंस खत्म किए 2016 में, और उसके बाद व्यापारी की जिंदगी आसान हुई। तीसरी चीज जो सरकार ने की वहां पे, मैं वो भी रखूंगा आपके सामने कि ये जो और भी कुछ ना कुछ जरूरी सर्टिफिकेट होते हैं, उसके लिए सरकारी दफ्तरों में जाओ तो पैसा लगता है। बाबू आप एप्लीकेशन लेके जाओ, किसी दिन बाबू नहीं मिलेगा, किसी दिन साहब नहीं मिलेंगे, जिस दिन बाबू और साहब होंगे उस दिन कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होगा, जिस दिन कंप्यूटर काम कर रहा होगा उस दिन हमारे की चाबी घर पे रह गई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और वही काम आप बाहर बैठे दलाल से करा लो, काम हो जाएगा। तो सर ने बोला, सीएम साहब ने, कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जिस आदमी को सरकार से कोई काम कराना है वो सरकारी दफ्तर में नहीं आएगा, सरकार उसके घर में जाएगी। दो स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, 140 तरीके की सेवाएं, सर्टिफिकेट बनवाना है, प्रॉपर्टी के कागज का, अभी किसी ने जिक्र किया यहाँ पे, गाड़ी के कागज, प्रॉपर्टी के कागज, डुप्लीकेट कॉपी किसी चीज की लेनी है, ट्रांसपोर्ट वालों ने जिक्र किया, बहुत सारी चीजें भटिंडा जाके करना पड़ता है आपको। यहाँ से सिस्टम बना दिया गया दिल्ली में। अगर आपके दिल्ली में जानकार होंगे तो देखिएगा, कभी दिल्ली में जरूरत पड़े कहीं यूज करिएगा। 1076 फोन नंबर है, 1076 पे फोन करो और चौड़े होकर बोलो, मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, मेरा फलाना एड्रेस है, मुझे सरकार से ये सर्विस चाहिए। वो आदमी वहां से बताएगा, सर ये वाली सर्विस के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, घर पे तैयार रखिएगा, आपके पास में सरकार का एग्जीक्यूटिव आएगा। कितने बजे भेजूं? अभी तो ये बता, आप पूछते थे एनडीएम दफ्तर में जाके कि एनडीएम साहब कितने बजे मिलने आओ, और एनडीएम साहब को 11 बजे उन्होंने टाइम दिया, तो मतलब मजाक होगा अगर 11 बजे एनडीएम साहब मिलने आए। दलाल पहले सेटिंग करता था, बाद में एसडीएम साहब बात करेंगे। लेकिन अब एसडीएम साहब को आपको मिलने नहीं जाएगा, एसडीएम साहब अपना आदमी भेजेंगे बाय सिस्टम, और सब कुछ कंप्यूटर में लॉगिन होगा। आप बोलो मैं 8:30 बजे दुकान बंद करके घर पहुंचता हूं, मुझे आदमी 9 बजे अपने घर पे चाहिए, 9 बजे आदमी घर आता है। और व्यापारी नहीं, मजदूर के घर में रात को 9 बजे जरूरत पड़ती है, तो आपको 9 बजे गरीब से गरीब आदमी से नहीं आदमी। तो सैकड़ों तरह की सेवाएं, 140 तरह की सेवाएं लेने के लिए सरकार से फ्री होम डिलीवरी 1076 का फायदा उठा है। बस 50 रुपए की फीस लगती है, उस बंदे को 50 रुपए दो और उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी है। वो आदमी आप जब आपके घर आएगा, अपना लैपटॉप, अपना स्कैनर लेके आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि फलाना कागज स्कैन करके लाओ, उसकी जिम्मेदारी है वही स्कैन करके लेके जाएगा। और जब वो आपके घर से सारा फॉर्म भर के चला जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि ये फलाना नाम का आदमी आपके पास में आया था, उसकी सेवाएं ठीक थी, उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की, कोऑपरेटिव था कि नहीं था आपके साथ में, उसकी रेटिंग के आधार पर उसके आगे की नौकरी चलती है। अगर आप ये सारी चीजें थी क्योंकि रिश्वत नहीं चाहिए, क्योंकि दलाली नहीं चाहिए लोगों से। लोगों ने इतना प्यार से काम लेके उठाया, तो ये सोचा है क्या ना कर जाए इसके, क्या ना कर जाए। और आज तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब ने एक और चीज पिछले 6-7 महीने पहले कर दी। उन्होंने कहा जब तक ये सरकार 2 स्टेप डिलीवरी लागू हो गई, ऑनलाइन इस देश में पहले से ही चल रहा है, बोले जब तक इस देश में सरकारी दफ्तरों में काम कराने की खिड़कियां जब चालू रहेंगी, लोगों के काम कराने में दलाली चलती रहेगी। आप चाहे ऑनलाइन बना लो, 2 स्टेप डिलीवरी बना लो, किसी ना किसी बहाने कहेंगे वहां जाना 5 बजे 5 नंबर खिड़की पर आना।
दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना। आप नवा शहर से आज यहाँ भले बठिंडा जाओ, लेकिन दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से किसी आदमी को काम होता है तो वो चाह के भी सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकता, क्योंकि खिड़की को ऑफिशियली अनाउंस करके ताला लगा दिया। आज आप चाहे भी दिल्ली में कि आपको मन है नहीं ट्रांसपोर्ट दफ्तर में, मैं तो लाइन में लग के ही करूंगा जी फॉर्म जमा, मैं तो नहीं कराऊंगा, ऐसे नहीं करा सकता, खिड़की ताला लग गई। और ऐसे कर करके हम जो 144 सेवाएं हैं, 140 सेवाएं और धीरे धीरे जोड़ते चले जा रहे हैं उसमें, इन सारी 140 सेवाओं की खिड़कियों को बंद कर दे रहे हैं। किसी भी दफ्तर में कोई कागज कोई ऐसे रिसीव नहीं करेगा, फोन आएगा 1076 पे, बंदा घर पे जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड होता रहेगा। वहीं पर गड़बड़ होगी, पर मैं अगर बोलूं कि मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है तो ऐसे थोड़ी करवा लूंगा, कुछ तो होगा ना सिस्टम। पर अगर मैं कहूंगा तो बंदा मेरे घर आएगा, मेरे से सारे कागज देगा, फिर वो ऑनलाइन ही वही चेक करेंगे, एसडीएम साहब को ऑनलाइन बैठ के चेक करेंगे। एसडीएम साहब का रिकॉर्ड है कि उन्होंने उनके पास जमा दस्तावेजों को कितनी बार खोल के देखा, कितनी बार उसको क्वेरी लगाई है, कितनी बार पास किया, कितनी देर बाद पास किया, सब कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट हो गई है। कोई नहीं पूछ रहा, उसका कोई चेक करे, अपनी रिपोर्ट कोई नहीं रखा। तो ये सारी चीजें कहीं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा क्योंकि सर ने एक बड़ा अच्छा चीज कही कि पॉलिटिकल बिल चाहिए। पॉलिटिकल बिल आती है ईमानदारी से, पॉलिटिकल बिल आती है विजन से। अरविंद केजरीवाल जी ढूंढ ढूंढ के पार्टी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करेंगे, और फिर भी कहीं कोई गलत निकलता है तो देश के इतिहास में आपने देखा होगा पहली बार हुआ, यहाँ तो मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, कोई अपने मंत्रियों को हिलाता नहीं। आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर के खिलाफ एक किसी ने आके उनको बताया, सर वो बिल्डर से पैसा मांगने की सेटिंग कर रहा है, मैंने ऐसा सुना है, बोले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने वाला रिकॉर्ड कर लाया, शाम को रिकॉर्डिंग सीएम साहब के हाथ में आई, रात को मेरे को बुलाया, बोले इसको सुनो ठीक से, देखो क्या है, बात लगी सच लग रही है। सुबह सुबह मंत्री जी को बुला के कह दिया गया, धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए, रेजिग्नेशन दे दो, यहीं बैठे 1 मिनट में रिजाइन करवा दिया। उसका मैसेज ये गया कि पिछले 7 साल में आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर और ये घेर घाट के तमाम आरोप लगाते रहते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप टिक नहीं पाता, कोई आरोप नहीं। मेरे घर में आए, मेरे ऊपर, ये तो पॉलिटिक्स है, सब कुछ होता है, मेरे ऊपर सीबीआई का रेड कराए मेरे घर में। अब आप देखो ईमानदार आदमी का कॉन्फिडेंस, मेरे घर में सीबीआई की रेड हुई, मेरी बीवी बाहर थी उस समय, मैं अपने घर में बैठा हुआ पब्लिक मीटिंग कर रहा था, उसको पता चला ये सीबीआई वाले आए, खबर आ गई, टीवी पे चल गया, उसका फोन मेरे पास में आया कि सीबीआई वाले आए क्या, मैंने कहा रेड चल रही है घर पे, बोले अच्छा उनको कहते हैं जरा लाख वाला स्वेटर नहीं मिल रहा, आपको भी ढूंढ देंगे। उसको पता है कि घर में नंबर तो लिखा है, मिलने वाली नहीं, वो पिछले साल में घर में स्वेटर इधर उधर लग गया होगा, वो भी ढूंढने के लिए खबर पड़ेगा तो मिल जाएगा। किसी के घर में सीबीआई की रेड हो रही हो, किसी की हिम्मत हो जाएगी, किसी को सोचने की ऐसी मजाक में नहीं, रियल अपना एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ मी एंड माय फैमिली, क्योंकि आज उसी कॉन्फिडेंस लेवल पे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है, इसलिए 5 साल में दिल्ली में जो प्रोसेस हुआ, आज पंजाब के विकास का सपना देख रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पंजाब में नया पंजाब बनाने का सपना देख रहे हैं। और यकीन मानिए आप ध्यान रखें, आज सपनों में कई जगह सपनों की डिलीवरी आप तक है, उस सपने का फायदा आपको मिलेगा, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत और सहभागिता, पार्टनरशिप आप लोगों की है, आपके बिना ये हो नहीं सकता। आपकी तरक्की से जॉब निकलेंगे, सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी कहें या चन्नी साहब कहें या मोदी जी कहें कि हम इतने जॉब दे देंगे, इतने जॉब दे देंगे, अगर व्यापार की तरक्की नहीं होगी तो जॉब दे नहीं सकता। व्यापार की तरक्की होगी तो जॉब नहीं, और व्यापार की तरक्की केवल ईमानदारी की राजनीति से होगी। अगर बेईमानी की राजनीति होगी तो व्यापार छोड़ के भाग जाएगा। दिल्ली में से एक समय आया था, व्यापार छोड़ के जाने लगे, जैसे जीएसटी चेंज हुआ, जीएसटी के समय में दिल्ली में क्या है, जैसे सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में क्या होता है कि पहले ट्रेडिंग का हब होता था, धीरे धीरे क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद वन टैक्स होने लगा। अब जो आदमी दिल्ली में गोदाम बना के बैठता था टैक्सेस की वजह से, उसको लगा मैं दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर गोदाम बना के बैठता हूँ, मेरा किराया कम लगेगा। तो ये तो सिंपल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी वजह हुई जीएसटी के बाद, लोगों ने सोचा कि बाहर चले क्या, लेकिन
वहाँ की समस्या, वहाँ के लाइसेंसिंग सिस्टम, वहाँ की फैसिलिटीज, वहाँ की बिजली पानी की व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि दिल्ली का व्यापारी दिल्ली छोड़ के नहीं जा रहा, दिल्ली के व्यापारी के साथ बैठ के काम किया। तो आज पंजाब के व्यापारी के साथ भी बैठ के काम करेगी आने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार। कितना व्यापार को तवज्जो दे रही है, व्यापार की इंपॉर्टेंस को कितना समझती है। आपने आजकल दिल्ली में दिल्ली सरकार के उस आता है देखा होगा, क्योंकि व्यापारी की देश की तरक्की में कितनी बड़ी योग्यता उसकी सहभागिता है। आजकल टीवी में आपने देखा होगा, अपने बिजनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। हम लोग 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को कह रहे हैं कि भाई जिंदगी भर ये बस सोचो नौकरी करेंगे, ये सोचो कि नौकरी देने वाले बनेंगे। 11वीं और 12वीं के बच्चों को दिल्ली सरकार ने चैलेंज दिया है। 3.5 लाख बच्चे हैं हमारे पास, 3.5 लाख बच्चों को कहा है भाई अपने अपने बिजनेस आइडिया डेवलप करो, क्योंकि फ्यूचर के बिजनेसमैन तो नहीं बैठे हैं। वही क्या है भाई, आज से 15-20 साल बाद जो फ्यूचर का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा वो अभी हो सकता है स्कूल में पढ़ रहा हो, तो वहीं से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3.5 लाख बच्चों को चैलेंज किया कि अपना अपना बिजनेस आइडिया डेवलप करो, आपको सरकार सीड मनी देगी। और सरकार ने 60 करोड़ रुपए का सीड मनी दिया है अपने 3.5 लाख बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए। सरकार के आह्वान पे, सरकार के कहने पे हमारे बच्चों ने 3.5 लाख बच्चों ने अपनी आपस की टीम्स बना के 51,000 स्टार्टअप शुरू किए हैं। देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि सरकारी स्कूलों में 11वीं-12वीं के बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और सरकार उनको सीड मनी देने स्टार्ट कर रही है। और सिर्फ सीड मनी सरकार नहीं दे रही, सरकार प्लेटफॉर्म बना रही है कि जो सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया होगा फिर आप जैसे लोगों के पास लेके आएंगे, आओ जी इसमें 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, ये तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, उसे शेयर करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टर्स को अंदर लेके आएंगे। और ये नहीं छोड़ा, साथ एक चीज और कर दी कि ये जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, क्योंकि हमें देश को अच्छे और बिजनेसमैन चाहिए, फ्यूचरिस्टिक नई जमाने के बिजनेसमैन चाहिए और अच्छी फैसिलिटी देके उनको आगे बढ़ाना है। तो एक चीज और कर दी है कि 11वीं-12वीं के ये बच्चे जो अच्छे बिजनेस आइडिया, सक्सेसफुल इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, इनमें से भी जो सफल होंगे कि टॉप 100 बिजनेस आइडियाज के बच्चों को इन्वेस्टमेंट दिलाएगी। और उनमें से भी टॉप बच्चों को DTU में, IGTU दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटीज है, NSUT है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, इन सब में सीधे बिना कंपटीशन के एडमिशन होगा, सीधे एडमिशन होगा। यहाँ पे व्यापारियों की बात हुई, कुछ बच्चों के एजुकेशन की भी बात हुई, हायर एजुकेशन का रोडमैप की बात हुई। सर मैं करोड़ बाग के व्यापारियों के साथ बैठा था, तो वहाँ व्यापारियों ने नॉर्मल गवर्नेंस की बातचीत के बाद एक चीज बोली कि काम अच्छा हो रहा है, आपकी सरकार एजुकेशन पे काम कर रही है, ये बताओ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चों को, जैसे हमारे जैसा आदमी बिजनेस में इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ने बिजनेस खड़ा किया, अब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो अमेरिका को गिफ्ट करने के लिए पढ़ाएं या अपने यहाँ लगाने के लिए पढ़ाएं? कनाडा जाने की बात की, कैसे हो गई ये पीढ़ी जाने से? तो हमने कहा ठीक है, मैंने अपने वाइस चांसलर साहब से बात की, उनसे डिस्कस करके वाइस चांसलर साहब से दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देश की मशहूर यूनिवर्सिटी है, 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आती है, DTU में एक बिजनेस प्रोग्राम शुरू कराया फैमिली बिजनेस का। उस फैमिली बिजनेस में दिल्ली के व्यापारियों के बच्चे पढ़ते हैं, MBA करते हैं, और उस प्रोग्राम का हिस्सा है डॉक्टर साहब कि 30% तो पढ़ाई कॉलेज में होती है और 70% पढ़ाई अपने माँ बाप के बिजनेस में होती है। उसको करिकुलम किस तरह से डिजाइन किया है, तो हर एक व्यापारी का जो भी बच्चा वहां पढ़ रहा है, हर एक बच्चा अपने माँ बाप के बिजनेस में काम करेगा और 70% उसको पढ़ाई वहां से कनेक्टेड होगी, 30% हम उसको अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई कैसे करवाते हैं। 4 साल हो गए, 2 साल का कोर्स है, 4 साल हो गए शुरू हुए, इतने शानदार जूते वाले का बच्चा, रेस्टोरेंट वाले का बच्चा, अलग-अलग जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उनके बच्चे फिर टर्नेका से 2 साल का कोर्स करके वापस अपने माँ बाप के बिजनेस में लग गए और बड़े अच्छे से कहा। एक भी बच्चा मैंने बाहर जाते हुए नहीं देखा, सारे के सारे वही लगे। तो सर रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव निकालना पड़ेगा। हम 25वीं सदी में रह के 19वीं सदी के तरीकों से काम नहीं कर सकते, हम 21वीं सदी में रह के 19वीं सदी के तरीकों से काम नहीं कर सकते, हम 21वीं सदी के तरीके निकालने पड़ेंगे और उसके लिए पॉलिटिकल विजन चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना और आपने इतने ध्यान से अपनी बातों को रखा। वापस एक बात कहते जाऊंगा कि दिल्ली में एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन में हमको एजुकेशन का ई नहीं आता। मैं बताऊं, हमको एजुकेशन का ई नहीं आता। पढ़ाना तो टीचर को आता है, स्कूल चलाना हेडमास्टर को आता है, प्रिंसिपल को आता है, हमको तो केवल ईमानदार गवर्नेंस देनी आती है। हमने वो दी,
हमने कहा भाई टीचर और प्रिंसिपल को पढ़ाने का माहौल दो, उन्होंने पढ़ाया।